अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं इस लाइव फेसबुक लाइव पर और जो लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं, हम तमाम हज़रात का इस्तकबाल करते हैं। आप लोग को जैसा पता है कि मैं हमेशा जो है एक प्रोग्राम किया करता हूँ हर हफ्ते बिला नागा, और उस प्रोग्राम का नाम है मीट द विनर्स, जिसमें हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको बुलाया करते हैं। आज तक जो हमारे पास हमने जो मेहमान से आपका तारुफ कराया, वो सारे के सारे मेहमान ज़्यादातर एकेडमिशियन थे। लेकिन आज जो मैं मेहमान को जिसको मैं आपके पास लाया हूँ, वो एकेडमिशियन कम आपके जो है एक एनजीओ ओरिएंटेड लोग हैं। इन्होंने शुरुआत की जो है अपने एकेडमिशियन के हैसियत से, फिर लेकिन ये जो है बिजनेस में आए और फिर जो है उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ऐसा काम शुरू किया है जो लोग जिसके बारे में लोग एक पहलू करते हैं, दूसरा पहलू नहीं कहते हैं। मसलन इल्म तो रखते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। इनका हर काम जो है, जो चीज़ इल्म में है उसको अमली पर पैराए में डालते हैं। मज़ीद बातें मैं इनके हवाले से सारी बातें करूँगा, लेकिन आज के दौर में ऐसा हुआ कि हमारे कौम के साथ ऐसा ही हुआ है। लोग सिर्फ जो है कहते गए, बोलते गए, लिखते गए, और लेकिन अमली मामले में किसी ने कदम रखा नहीं, दिखाया नहीं कि ये कैसे होता है। शायद यही वजह है कि लोग सुनने के आदी हो गए। मुशायरे में लोग जुटते हैं, मजालिस में लोग जमा होते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम जिसमें जो है एक्टिविटी के ओरिएंटेड हो, वक्त लगता हो और कौम के हवाले से हो, उसमें जो है बहुत कम लोग पाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने इन्होंने ये रास्ता ढूंढा है, इन्हें रास्ता ढूंढा है और बहुत हद तक कामयाब है। ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे सवाल जवाब के हवाले से। तो आइए हम इस्तकबाल करते हैं हम अपने आज के मेहमान का। हमारे मामिर इदरीसी साहब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एएमपी के प्रेसिडेंट, एंड यू कैन से इन्होंने स्टार्ट किया। तो आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में, आपने अपना टाइम निकाला और मुझे टाइम दिया। ये बहुत ही मुश्किल काम है मंडे के दिन जो है एक इस तरह के बिजी अफराद का वक्त निकालना। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मैं मच। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम जो है अपने मेहमान से सवाल जवाब करते हैं और ये सिलसिला जो है चलता है आधा घंटा के तकरीबन। उसके बाद जो है फिर हम सामीन को मौका देते हैं सवाल जवाब करने का। तो मैं सामीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग जो है अभी फेसबुक में देख रहे हैं इस पर जुड़े, ताकि आपको आपके ही हवाले से ये काम हो रहा है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में ये सोच रहे हैं, आपके कौमियत को ही ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई घर पर आकर के कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो कम से उसको तो सुने, उसकी बातों को सुने, ये आप पर जिम्मेदारी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग बाहर से फेसबुक में देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े और आकर इनसे सवाल करें, और तभी जाकर के आपको सारे मामला क्लियर होंगे। तो इंशाल्लाह मैं एक साहब है, वो थोड़ा किरत करना चाहते हैं। तो आप शुरू करें, मुख्तसर एक किरत शुरू करें। किसी ने मुझे कहा, मैं इसको इनकार नहीं कर सकता। जी मिनश्शैतानिर्रजीम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फ़जअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फ़ला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अशक़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुब्रा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। सदक़ल्लाहु अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। चलिए, आपको ये महसूस हुआ कि इस प्रोग्राम में अल्लाह का नाम से शुरू होना चाहिए। आपका भी शुक्रिया। मैं हालांकि मेरे प्रोग्राम में इस तरह से नहीं रियाज हुआ था, भाई, आपने मुझे याद दिलाया, आपका बहुत बहुत रियाज भाई, शुक्रिया। अब मैं प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ, क्योंकि
बहुत सारी बातें जो है मेहमान सब करनी है। तो सर, मैं आपसे पहला सवाल जो मैं आपको करने वाला हूँ कि आप मुझे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूरे सामीन को बताएं। आपके काम तो दिख रहे हैं, लेकिन आपकी जाती बातें जो है वो लोगों में पहुंचना बहुत जरूरी है। सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत शुक्रिया रियाज साहब कि आपने मुझे आज इस एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया, जहां पर हम लोग जो है एएमपी और उसके बारे में बहुत सारी बातें कर सकेंगे। फैमिली बैकग्राउंड की बात करेंगे तो हम लोग जो है वी आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। हम लोग 4 भाई 2 बहन और एक वालिद वालिदैन के साथ रहते हैं माशाल्लाह, शहर बॉम्बे में। जबकि नेटिव हमारा जो है यूपी के बस्ती, ईस्टर्न यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है बस्ती, तो वहां से हमारा ताल्लुक है। 4 फादर्स वहां से माइग्रेट करके बॉम्बे आए थे, तब से बॉम्बे में रह रहे हैं माशाल्लाह। इब्तदाई तालीम अगर आप देखें तो एक उर्दू मीडियम स्कूल है, वहां से इब्तदाई तालीम हुई बॉम्बे शहर में। उसके बाद यहीं से डिप्लोमा किया साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अंजुमन इस्लाम, जो एक पूरे इंडिया में मुसलमानों का सबसे पुराना इदारा आप कह सकते हैं, उनमें से एक है। वहां से डिप्लोमा हुआ, फिर पुणे से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा माशाल्लाह। तो इस तरह से कुछ हालात रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह। तो आपने साबू सिद्दीक के बारे में हम जानते हैं कि वहां से हमारे बहुत सारे स्टाफ अबू धाबी में निकल करके आए हैं। साबू सिद्दीक को मैं तकरीबन 25 साल से जानता हूँ, बहुत ही मशहूर कॉलेज है माशाल्लाह। आप वहाँ के प्रोडक्ट है। यही बात होती है ना कि माहौल जैसा होता है वहां से लोगों के अंदर जो डेवलपमेंट उसी तरह का होता है। तो आपने सफर किया, शुरू किया, कंप्यूटर इंजीनियर हुए। कंप्यूटर इंजीनियर के बाद जो है आपने वहाँ नौकरी की साबू सिद्दीक में। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि आप फिर जो है आप नौकरी छोड़ करके आप जो है इस तरफ मुड़ गए? ये बहुत ही अहम बात है आज के दौर में। किसी को नौकरी मिल जाए, इतना अच्छा तालीम हो, तो फिर वो छोड़ करके इस तरफ आना, वो भी रिस्की काम जिससे बहुत सारे मसले हैं, ये तो सोचना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने ऐसा किया, तो आप उसके पीछे का जो आपका जो फोर्स रहा, फोर्स बिहाइंड दिस, आपको किसने मोटिवेट किया, किसने इंजीनियर किया, किसने एक्टिवेट किया, कैसे आप हुए, ये वाकया बहुत अहम है सर। कुड यू प्लीज जस्ट एक्सप्लेन टू अस? तो रियाज भाई, इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म करने के फौरन बाद मैंने ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर इन साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वहाँ सबसे पहला मेरा जॉब जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ लेक्चरर शुरू हुआ। तकरीबन 2.5-3 साल एज अ लेक्चरर मैंने वहाँ जॉब की, और उसके बाद जो है फिर मैंने इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। वहाँ भी मैंने 5-6 साल जॉब की माशाल्लाह। लेकिन एएमपी जैसा कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, ये सोच कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से जहन में थी। शुरुआती दौर से हम लोगों ने बहुत सारे, यानी मैं अगर अपने बचपन की भी याद करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल जमाने में रिलीफ एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, स्कूल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, बहुत सारे ट्यूशन क्लास, मतलब के लिए ट्यूशन क्लासेस ऑर्गेनाइज करना, उनको सब्जेक्ट्स पढ़ाना, इस तरीके की छोटी मोटी बहुत सारी एक्टिविटीज बचपन से करता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा हाथ जो है वो वालिदैन की तरबियत का है। बराबर जी। तो ये जो मुझे ऐसा लगता है कि वालिद जो उन्होंने कहीं ना कहीं सीख दी कि इंसान का सबसे बड़ा मकसद, सबसे जो इंसानी जिंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद है वो कौम और मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए कुछ काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ये जो है ना एक बड़ा फोर्स रहा से अवाइल जिंदगी जो होती है तब से, कि कुछ ना कुछ इस तरह से किया जाएगा। मैं अक्सर लोगों से बात किया करता था, ना कहीं पढ़े लिखे मुसलमानों को इकट्ठा करके उनके जरिए कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बहुत टैलेंटेड है ना, ये इतना बड़ा बड़ा काम कॉर्पोरेट सेक्टर में कर रहे हैं। तो ये लोग अगर कम्युनिटी सर्विस में आएंगे, मुझे लगता है तो बहुत बड़ा कुछ ना कुछ रिजल्ट लाया जा सकता है। ये सोच कहीं ना कहीं पीछे थी, और उसी सोच के तहत हम लोगों ने एएमपी की शुरुआत 2007 में की। उस वक्त मैंने जस्ट साबू सिद्दीक कॉलेज जो है एज अ लेक्चरर छोड़ा था, और मैंने जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी को ज्वाइन किया था, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, एएमपी ग्रो होती रही। मुझे ऐसा लगा कि एएमपी और जॉब दोनों साथ नहीं चल सकता, तो फिर मैंने जो है अपना जॉब छोड़ दिया। तो ये बड़ा डिसीजन था। मुझे लगता है सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, सबसे ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हम लोगों को उस काबिल समझा कि हमारे जरिए अल्लाह ने ये काम किया, और उसके बाद ये सिलसिला अब तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। असल वो है ना, अल्लामा इकबाल ने शायद इसीलिए कहा था कि
कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद ये बहुत ही आम बात है। आपको बचपन से ही जो ध्यान में बात थी और आप जो है इसमें इस कदर इन्वॉल्व हो गए, तो वही आपका एक इंस्टिगेटर रहा, यही मोटिवेटर रहा, और यही जो है जो बचपन में आपने उसको जो प्रैक्टिस की, उसी ने आपको इतनी कुव्वत दी, इतनी हिम्मत दी कि आप अपना एग्जिस्टिंग जॉब जो हाथ में जहाँ आमदनी आ रही है उसको छोड़ करके आपने ये कदम उठाया। ये एक काबिले सताइश बात है, और ये वही कर सकता है जिसको अल्लाह ताला चुन लेता है। लेकिन इदरीस भाई, सबसे अहम बात यह है कि जब आप कोई एक स्टेप लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिलने चाहिए जो आपको हमेशा दे शुड बी helping you, they shall be guiding you, they shall be all the time available to you, and he should be motivating factor for you. He will never let you get down. If you come in a position where is a hardship, he will come to help you. So without any such support, it is difficult. One person alone cannot do anything. So I think you must have been blessed by Allah with some people. I think you should mention their name, who were the people who actually help you and keep you going, not looking back once you have started. तो आप इसको जरा वजाहत करें कि ये बहुत अहम बात है। कोशिशें बहुत लोग करते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता, फिर वो बैक हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से लोग आए जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और आपके काम में आगे बढ़े? ओवर टू यू सर। सो रियाज भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन जो है ना आपने ये पूछा है। आमतौर पे लोगों की निगाह इस जानिब नहीं जाती, तो मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना। बहुत ही मुखलिस, ज़हीन, सिंसियर, संजीदा लोगों का जो है ना एक ग्रुप दिया शुरू दौर में, जब हमने AMP उसी वक्त जो है एक बहुत अच्छे लोग, मैं मजाकन जो है अपनी दोस्तों को बोलता भी रहता हूँ उन लोगों, ये अल्लाह के दोस्तों की फौज है जो अल्लाह ने जो है इनको मेरे साथ लगा दिया। एक बिल बहुत नेक, बहुत वाले, इस तरह के कुछ लोग जो है वो हमारे साथ जो है शुरुआती दौर में जब हमने AMP की शुरुआत की थी उसी वक्त से जुड़ गए। उसमें अगर तो हमारे मोहम्मद शहनशाह अंसारी साहब हैं जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर के रहने वाले हैं, उस वक्त वो बेंगलोर में हुआ करते थे। ऑस्ट्रेलिया साहब तो वो बॉम्बे में रहते हैं। एक हमारे साथी हैं नजीब सैयद साहब, वो भी बॉम्बे से थे। इस तरीके से हमारे जो बहुत सारे, जावेद सैयद साहब है वो भी बॉम्बे से थे। हम सब लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। खास बात है रियाज भाई कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है वो सारे नए लोग थे, ऑर्गेनाइजेशन के जरिए फ्रेंड बने। आमतौर पर ये होता है कि कुछ फ्रेंड्स साथ जुड़ते हैं और वो कुछ प्लान बनाते हैं। हमारे साथ ये उल्टा हुआ कि हम सब लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जो प्लानिंग है वो सोशल मीडिया साइट पर की, और उसके जरिए जो लोग साथ कनेक्ट होते गए, जुड़ते गए, जिसमें जो मैं जिक्र कर रहा हूँ सारे लोगों का, नजीब सैयद साहब, जावेद सैयद साहब, शोएब सेलिया, शहनशाह अंसारी, फिर हमारे एक प्रोफेसर अहमद साहब है, मेरे वो पुराने दोस्त हैं, प्रोफेसर अहमद फ्रॉम साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये इस तरह से लोग साथ हैं और उसके बाद ये कारवां बढ़ता गया। आज आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान भर में जो है ना एक बड़ी फौज जो है, एक बड़ी टीम जो है, अगर मैं सिर्फ मेरी लीडरशिप टीम की बात करूं तो एक बड़ी टीम बहुत सिंसियरली इस पूरे मिशन में उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया हुआ है। मतलब कोई ऐसी चीज, जितना वक्त, जितना टाइम, जितनी एनर्जी, जितने हौसले के साथ मैं काम करता हूँ, मेरी पूरी टीम जो है उसी तरह से काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ ये इन सारे लोगों की कामों की जो इनकी सिंसियरिटी है, जो इनका खुलूस है ना, उसकी बरकत है कि अल्लाह पाक ने ये रिजल्ट जो है हम लोगों को AMP की सूरत में दिखाया है। मैं इस बीच सिर्फ एक आखिरी जुमला आपको ऐड करते चलूं कि मुझे ऐसा लगता है रियाज भाई कि अगर आप सिर्फ दिल के साथ, मुखलिस यानी खुलूस के साथ कोई अच्छा काम शुरू करे तो अल्लाह खुद जो है ना असबाब पैदा करता है। अल्लाह खुद अच्छे लोगों को इकट्ठा जमा करता है और अल्लाह खुद उस काम में जो है ना मददगार हो जाता है, जो मुझे लगता है AMP के साथ हुआ। माशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। हकीकतन जो जिंदगी, जो माशरे का जो उसूल है कि मैंने जो अपनी जिंदगी में देखा, दूसरों से भी सुना, बुजुर्गों से भी सुना, अल्लाह ने बहुत ऐसा कम दिल पैदा किया है जो दूसरों की बर्तरी कबूल करे। जब तक कोई दूसरों की बर्तरी कबूल न करे तो फिर लीडरशिप डेवलप नहीं होता। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? लोगों ने आसानी से आपकी लीडरशिप कबूल कर ली और आप जो है करते रहे? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा दिल अल्लाह ने पैदा नहीं किया जो दूसरों की बर्तरी आसानी से कबूल करे और आपको उसको लीडर बनाए। तो ऐसे कुछ मामला आपके सामने आए? अल्लाह की कितनी सारी नेमतें हैं, किस किस का जिक्र किया जाए।
और किस किस को रहने दिया जाए। रियाज भाई, एएमपी के साथ बिल्कुल ऐसा मामला है। 15 साल तकरीबन मुझे लगता है कि 15 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर कोई लीडरशिप इशू आया है एएमपी में। वेरी गुड। एक बार भी नहीं। इसका सारा क्रेडिट मुझे लगता है मैं वापस से अपनी पूरी टीम को देता हूं कि वो टीम इतने बेहतरीन और मुखलिस लोगों की है, इतने अच्छे लोगों की है कि जिनका बुनियादी मकसद जो है वो काम है। एएमपी में जो है ना सारा डिस्कशन जो है ना, यानी हम लोग जब मिलते हैं दिन रात कम पड़ जाते हैं और हम लोगों की बात खत्म नहीं होती, और उसमें कोई भी फलसफा नहीं होता, कोई भी गैर जरूरी बात नहीं होती, सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे बात होती है, सिर्फ एक्टिविटीज पे बात होती है, टारगेट्स पे बात होती है, प्लानिंग पे बात होती है। तो ये टीम इतनी अच्छी है माशाल्लाह कि कभी नहीं आया, और अल्लाह ने दिलों में मोहब्बत डाली, बाहमी जो है ना एक जो भाईचारा है, उखव्वत है, वो अल्लाह ने जो है ना, और छोटा मोटा काम करते करते मैं समझता नहीं हूँ कि मतलब मेरे अंदर कुछ बहुत एक्स्ट्रा कोई काबिलियत थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह का फजल है और इन तमाम लोगों का साथ है जिसके जरिए ये सब मुमकिन हो पाया। ये बहुत सारे और भी बुनियादी सवाल हैं जो कि इदारों के साथ हुआ करता है, उसको भी मैं नहीं छोड़ करके आपका जो एक सबसे अहम प्रोग्राम है, जो जैसा कि आपका 3E का प्रोग्राम है, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़कात फंड का इस्तेमाल करने का सोचा, जो अपने तौर पर एक बहुत अनोखी बात है। बहुत सारे वक्त जमाने में भी लोगों ने कोशिश की जो कामयाब नहीं हुए। आपने हाउ नाइसली यू मैनेज टू गेट इट डन, बिकॉज कौम में लोग जो है उनका फलसफा यही है कि ज़कात का पैसा सीधा जाना चाहिए मदरसे में, मस्जिद में। इस तरह का तो लोगों का कंसेप्ट ही नहीं था। तो इस हवाले से जो आपने काम किया इसको मैं आपसे सुनूंगा, लेकिन पहले मैं आई विल कॉल डॉक्टर तारिक यूनिस, लेट अस जस्ट एंटर डॉक्टर प्रोफेसर तारिक। So you have already written a book on zakat, a chapter in book of zakat. So this is the sustainable economic development through zakat. So could you just please give a brief introduction, because he is already using that, Dr. Idris Saab, he is already using this. Maybe our paper can help him further. So you just give him a little bit information about this, then he will explain his own program. So just let me in, Dr. Tariq Sharif Yunis, Professor Tariq Sharif Yunis. Yes, over to you. Thank you, Dr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, everyone. I'm very happy and proud to be among this group in order to discuss a little bit about our chapter in book entitled Zakat Management and Economic Sustainability, United Arab Emirates as a model. Actually, this chapter and this is a conclusion of our research paper. Yes. Yes. There are a lot of points about what drive us actually to go for this chapter. And with my colleague Riaz, he did a lot of things because he helped me too much. I just generated the idea, the area of the topic. And then, I'm not too much, I didn't come through the analysis, too much analysis, because these facts, based on the Sharia. The Sharia, there are a lot of principles and facts we cannot, elaborate from our thought. So this chapter is comply 100% with the Sharia facts and principles. From other side, it needs a management. My area of specialization is management and strategic management in specific. And since I work in American College of Dubai as a research leader, fortunately I found Dr. Riaz very close to me, and we have a chemistry between us as a thinker, we are very close, and we cooperate by all means. And they said that and since this interest and we are Muslim, we have to
at least to write updated topics, especially when the latest technology emerged in this kind of zakat, this kind of management, like zakat management. The topic in itself, it is actually focused on the trends of United Arab Emirates. To go, they went deeply in order to implement the sustainability and economic sustainability based on the United Nations, objectives. They tried always to be international and the first to implement what have been, written or delivered by United Nations, to be the first in the region, to be the first in everything. So they did a lot of work and efforts. I tried to capitalize on this orientation and this strategic orientation for the government, especially in Zakah. And Zakah is very complex issue. It is not easy since it is dealing with the money and, the rights of the needy people who have been actually identified by Quran. Allah subhanahu wa ta'ala identified those people who has to have their rights in this kind of funds. The smart system in Zakah, starting from the first. Yes, Dr. Riaz, you hear me? You muted yourself, Doctor. You muted yourself. I want you to just give the conclusive point how the UAE government is collecting the zakat and how they are distributing. So at this point is most important for them to listen. Okay, the best practices in this one, which we have pointed out in our paper. So just try to mention that, Doctor. Actually, the zakat in itself, they correlated, as I told you, that between zakat as an Islamic duty with a sustainable development. Yes. United Arab Emirates, when they talk about sustainable development, they looking how to get money and to spend money for those needy people, exactly without any, mediation. Yeah. So from hand to mouth, exactly. How they did it? They did it based on the latest technology as smart systems and as programs and the technology and the highly qualified people. They built a system, smart system, that the smart system identified exactly the sources and who are need those funds to deliver for whom. Okay, so they intermediate the technology instead of handwork or classical work. Money management, people, many officers, to deal with. No, now in this way they actually upgrade the system in Zakah, and they increase the funds. Basically, it is increase the funds in very high rates. They increase it, and they actually included a lot of people that have been identified by Quran and Sunnah. Okay. So this topic, it means that it is put the integrated knowledge, and theme as a subject of Zakah. Okay. So I will charity, for instance, I know what you mean. That the terms of Zakah, they distinguish between Zakah, charity, donation, taxes, and other terms. Okay, they exactly classified, identified, and they functioning based on the very clear framework how to distribute the Zakah funds based on the Sharia. Okay, Doctor. So I will go forward. And all practices, were based on the Islamic law. Yes. Islamic law, exactly. They are doing their jobs in very clear way that the Islamic law have been implemented 100%.
Okay, Doctor. Okay. So I will conclude the further. Okay, I will conclude there. Then yes, I will suggest them how to use. I'm just sharing them our book. Okay, so that they can see it and they can look there. This is the company which has published the book, Impact of Zakat on Sustainable Economic Development, and here is our contribution. This part is being sold at $37.5. This book. So I will suggest all people to go through this one, and then they will be really gaining the knowledge about how to collect and how to distribute the zakat money and let it reach to the needy people, and to make it in such a way that economic development takes place among the community, and that should be sustainable. So now I will like to request Idris Bhai to just give how successfully started collecting and how meaningfully you have been started distributing to reach the needy people in appropriate way, and that's give you a great success. So just please give us this important point. This is for the economic development, the third E. Yeah. Thank you very much, Riaz Bhai, for asking this question. So in the year 2013, we decided within EMP that at least a few of us, the group members, must collect our own zakat together and should try to do something very constructive and should try to do something which can change the lives of the people. Otherwise, the most fundamental problem of zakat distribution within Muslim community in India, especially if you see that most of these, मैं हिंदी में आता हूँ वापस से, कि ये जो ज़कात है ये जो है आमतौर पर जो है वो बहुत सारे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से तब्दीली रोनुमा नहीं होती, कोई बदलाव नहीं आता। जब तक हम इस ज़कात के जरिए ज़कात लेने वाले को ज़कात देने वाला ना बनाए, तब तक कोई बड़ा नतीजा जो है हासिल नहीं किया जा सकता। तो हमने तय किया कि हम लोग हमारी जो भी छोटी मोटी ज़कात की रकम है उसके जरिए कुछ इस तरह से काम करेंगे कि आज के लेने वाले को कल के देने वाला बनाया जाए। हमने तय किया कि 3 स्पेसिफिक डोमेन में हायर एजुकेशन की मदद करेंगे, बच्चों को फीस भरने में, जो ऑर्फन्स होते हैं यतीम बच्चे, उनकी बेसिक एजुकेशन को फंड करेंगे, और तीसरा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मदद करेंगे, लोगों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए। और उसमें जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई खर्च नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे होने वाला खर्च EMP अपने जनरल फंड से करेगी और 100% ज़कात डिसबर्समेंट को यकीनी बनाएंगे। आप यकीन जानिए 2013 में 2 लाख से ये काम शुरू हुआ था, अब जो है सालाना 1 करोड़ से ज्यादा जो है इस फंड के जरिए डिसबर्स किया जाता है, EMP का अपना ज़कात फंड, जिसके जरिए हर साल तकरीबन अराउंड 1000 बेनिफिशियरीज जो है होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 सालों से लगातार करीब 1 करोड़ रुपया डिसबर्स कर रहे हैं। इसमें जो है हम अपनी टीम्स के जरिए हम एप्लीकेशंस मंगाते हैं, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, काफी सारा लंबा प्रोसेस है, और उसके बाद ये जो पेमेंट्स हैं वो उनके कॉलेजेस को, स्कूल्स को करते हैं डायरेक्टली। इसी दौरान जो है हम लोगों ने 2020 में लॉकडाउन के दौरान, जस्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था अप्रैल 2020, जस्ट बिफोर, हमने रमजान से 1 दिन पहले अपना क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, which is indiazakat.com, and alhamdulillah within 2.5 years, अभी 2.5 साल के करीब हो रहे हैं, we have raised more around 12 crore rupees on this, mashallah, or for 4,000 causes by at least 40,000 donations from across India. यानी पूरे इंडिया से मुझे नहीं लगता कि कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा बचा हुआ होगा जहां से डोनर्स ने इस पर डोनेट नहीं किया। ये माशाल्लाह बहुत बड़ा सक्सेस है। आप सब लोग इस डोमेन में काम कर रहे हैं, यू विल अंडरस्टैंड दैट कि एक तो ज़कात रिलेटेड काम, दूसरे टेक काम, तीसरे शुरुआती दौर किसी स्टार्टअप का, उसमें इतना बड़ा सक्सेस मिल जाना आज तक किसी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को नहीं मिला है। सो मुझे लगता है इट वाज द क्रेडिबिलिटी ऑफ EMP डूइंग दिस, क्योंकि हम कई सालों से लगातार काम कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजल्ट आया, लोगों ने उसमें अपना ट्रस्ट दिखाया। तो इसमें हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं पब्लिक को, ये एक तरीके से ऐसा मॉडल है रियाज भाई, अगर थोड़ी सी डिटेल में समझाऊं, कि ये अपने आप में ग्लोबल भी है, ये अपने आप में लोकल भी है। ग्लोबल इस तरह से है कि आप पूरी दुनिया में कहीं हो, इसके जरिए जो है लोगों की मदद कर सकते हैं। लोकल इस जरिए है कि आप अपने करीब तरीन बंदे की मदद करने के लिए इस पे जो है ना कोई एप्लीकेशन रेज करें और उसके लिए फंड रेज करें। इस तरह से तकरीबन 4000 कॉजेज रेज हुए, टोटल तो तकरीबन 10,000 कॉजेज थे, हमने 4000 कॉजेज को अप्रूव किया, वेरीफाई किया। तो पहले हम लोग उसको
उसकी डिटेल्स को चेक करते हैं, मतलब केवाईसी बोलते हैं हम लोग उसको, वो उसके बारे में बेसिक डिटेल्स, फिर उसके रेफरेंस कॉलिंग करते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं। ये होने के बाद हम पेमेंट्स अगेन we only give these payments disbursements to schools, colleges, vendors, hospitals, यानी जो जहां पर एंड पैसा जाने वाला है। तो ये सारी चीजें होती है, उसमें कई बार लोकल मसाजिद को इन्वॉल्व करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करते हैं माशाल्लाह। तो ये समझिए कि इतना बड़ा जबरदस्त जो है ना सक्सेस रहा। अब इसमें ये है कि आज 2.5 साल हुए हैं, 40,000 डोनर्स हैं, कल 4 लाख डोनर होंगे, परसों 40 लाख डोनर्स होंगे इंशाल्लाह, जिसके जरिए जो हम बात करते हैं ना कि पूरी उम्मत को, पूरी मिल्लत को, पूरे इंडिया को इकट्ठा किया जाए, जमा किया जाए, वो इसका ये मॉडल और ये बेस बन रहा है। मैं आज ऐलान करूं कि पूरी जो है पूरी उम्मत जो है हिंदुस्तान की वो एक जगह ज़कात जमा करे, तो मुझे लगता है ये बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, लोग आते नहीं है। लेकिन जब आप काम करके दिखाएंगे, कोई सक्सेसफुल मॉडल दिखाएंगे, तो मुझे लगता है फिर पीपल कम ऑटोमेटिकली। आज जो लोग ऑटोमेटिकली दे कम टू आवर प्लेटफॉर्म और अपने चॉइस के बेनिफिशियरीज को ढूंढते हैं। यानी उनको किसी को आपको चाहिए कि आप जो है आसनसोल के किसी बंदे को मदद करना चाहते हैं, तो आप आसनसोल सर्च करिए और वहां के बच्चे को मदद कीजिए। आप चाहते हैं कि सिर्फ किसी का मन होता है कि हेल्थ केयर में मदद करेंगे, किसी का मन है कि भाई लॉ पढ़ने वाले बच्चों को मदद करेगा, किसी का मन है कि सिर्फ AMU के पढ़ने वाले बच्चों को मदद करेगा। ऑल दीज ऑप्शंस आर वाइड ओपन ऑन द प्लेटफॉर्म, लाइव है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टवर्दी है, एनीवन कैन कम एंड चेक दीज बेनिफिशियरीज एंड डोनेट टू देयर कॉजेस। नॉट ओनली डोनेशन, हम तो उल्टे रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, हमारे समाजों से, कि आप आइए, आपके सबसे करीबी किसी एक बंदे का कॉज रेज करिए, आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए कि आप उसके लिए रिक्वायर्ड फंड रेज करेंगे और उसकी जिंदगी दिली लाएंगे, ताकि वो ज़कात देने वाला बन सके आने वाले दिनों में। तो वो उसकी शुरुआत आप करें 2,000 रुपए से फॉर एग्जाम्पल, और देन यू जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म उसको प्रमोट करें सोशल मीडिया पे। अल्लाह इतनी मदद करता है, मुझे लगता है कि जितने सारे, मैंने बात की 40,000 डोनर्स की, मैं पिछली जगह कहीं बात कर रहा था, 1 हफ्ते पहले की बात है, मैंने वहां कहा कि आप ये समझिए सब अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं जो इस पे डोनेट कर रहे हैं। आप यकीन मानिए ना, मतलब इनके दिल दिमाग में ये है नहीं कि बेनिफिशियरी कौन है, इनको बेनिफिशियरी से मिलना नहीं है, इनको इन रिटर्न कुछ लेना नहीं है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है उस प्लेटफॉर्म पर ये आकर अननोन लोगों की मदद कर रहे हैं। आप समझिए ना, अननोन लोगों की मदद कौन करता है इस जमाने में? तो ये अल्लाह दिलों में डाल रहा है, अल्लाह दिमागों में डाल रहा है बातों को, और अल्लाह ये इतना बड़ा काम EMP से और हमारे तमाम साथियों से ले रहा है। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह जो है ना इसको नजरे बद से बचाए और इसको लगातार आगे बढ़ाता रहे। एक वक्त ऐसा है कि मिल्लत के तमाम मसाइल का हल इस प्लेटफॉर्म से अल्लाह पाक निकाले इंशाअल्लाह। वेरी गुड। आपने जो सारी बात बताई उसमें एक चीज क्लियर हो गया कि वो खदशा जो लोगों का रहता था कि ये पैसा जो है सिर्फ मदरसे जाए, मसाजिद में जाए, उससे लोग उभर आए हैं, निकल आए हैं, और ऐसे इदारे को भी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी लोग खुल करके मदद कर रहे हैं। एक नया डेवलपमेंट आपने पैदा किया और अल्लाह की मदद से इसमें आप कामयाब हुए। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को जो मदद लेने वाले से मदद देने वाला आपने बनाया। खास करके पहले हुआ यह करता था कि हम एक तरफ की बात सुनते थे कि भाई जो है खैरात करो, मदद करो, कोई पड़ोसी भूखा नहीं रह जाए, ये सारी बात सुनते थे। तो आप सिर्फ देने वाले दे करके फिर उसके बाद भूल जाया करते थे। वो फलसफा होता था कि एक हाथ लो दूसरे हाथ को खबर ना हो। नतीजतन होता क्या था कि लेने वाला लेता चला जा रहा है और कोई नतीजा उसका नजर नहीं आ रहा, फिर अगले साल वो उसी तरह से शामिल हो गया। लेकिन आपने उसको जो है एक इस तरह से निजाम बनाया है कि हर किसी को आसानी से नहीं मिलेगा, उसके रिक्वायरमेंट चेक किए जाएंगे, फिर उसको जो है किसी काम में लगाया जाएगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट उसका किया जाएगा, बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो ये जो है इफेक्टिव यूज और एप्लीकेशन ऑफ ज़कात मनी आपने करके दिखाया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉडल है और उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये बात आसानी से समझ में आएगी कि जो है पैसा ऐसे ही आप देखें बड़े बड़े लोग जाकर के लाखों लाख रुपए मदद करते हैं और फिर वो जो है शादियां होती हैं जहां मदद की जाती है, मदद के पैसे से खाना जो है बिरयानी और वो क्या क्या चलता है और जो है उसका पैसा का जो है गलत इस्तेमाल होता है। लेकिन वही पैसा जो है आप किसी नीडी बच्चे को दे रहे हैं जो कॉलेज नहीं जा पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा, तो ये एक रियली एक हकीकी मानों में आप जो है एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसके लिए इंसान को सिर्फ बराह रास्त, सबसे अच्छी बात जो आपने कही कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कौन किसको मदद कर रहा है,
ये सबसे अहम बात है कि जो बच्चा जो है रिसीव कर रहा है, जो बंदा रिसीव कर रहा है, उसका रिश्ता जो है, उसके दिमाग में ये बारह अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, और ये तवक्कल जो उसको पैदा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब सामने वाला, जब देने वाला सामने होता है तो लगता है कि इसने मदद की, वो उसका ऑब्लाइज हो जाता है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं है कि कौन दे रहा है, तो उसको लगता है कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए निजाम है, और फिर वो अल्लाह से उसकी निस्बत जुड़ती है, तो वही बच्चा जो है फिर आपके कौम के काम में मदद करेगा। वरना आदी हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये AMP के हवाले से आपका काम, जैसा आपने बताया, अल्लाह करे कि उसमें आपको मजीद कामयाबी हो और लोग जुड़े। आप इसके बाद जो है दूसरा काम जो आपका जो है एम्प्लॉयबिलिटी का है, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी का जो आप पहले हम आ जाते हैं एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन के हवाले से जो आपने एक स्टेप लिया हुआ है अभी, नेशनल टैलेंट सर्च का, ये भी अपने अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, और पूरे इंडिया पैमाने पर आपने किया है। और आप चाहते हैं कि ग्रेड 8 से लेकर के कॉलेज तक के बच्चे आपके 3 कैटेगरी में आपने बांट रखा है, उसमें लोग इम्तिहान में शामिल हो और कामयाब हो। आपने 2000 बच्चों को पूरी तरह 100% स्कॉलरशिप दे करके मुख्तलिफ किस्म के स्कूलों में आप दाखिला का एक इंतजाम किया हुआ है, जो स्कूल वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अपने 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 तौर पर एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन मसला का जो मैंने भी महसूस किया बहुत जगह क्या हो रहा है कि स्कूल में इस तरह की बात नहीं चल पा रही है, बच्चों तक जो है ये वाकया ये मिशन पहुंच नहीं पा रहा है, तो बहुत सारे बच्चे जो है शामिल नहीं हो पा रहे। तो मैंने इसलिए खास करके आपको कहा कि आज ही इस प्रोग्राम करें, मैं कोशिश करूंगा कि इसको फैलाऊं। तो उसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दें कि कौन बच्चा, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि मैं अभी 12 पास करके मतलब तैयारी कर रही हूँ नीट का, मुझे कौन सी कैटेगरी में इम्तिहान देने का मौका होगा। फिर किसी ने मुझसे पूछा कि क्या सवाल का क्या पैटर्न होगा, मॉडल क्वेश्चन वगैरह क्या होगा। ये सारी बातें उन लोगों ने मुझसे पूछी, तो मैंने सोचा कि ये सारी बातें मैं आपसे पूछ लूं, तो आप इसको जरा पूरी वजाहत के साथ बताएं। शुक्रिया रियाज भाई। सो बेसिकली नेशनल टैलेंट सर्च जो है, ये जो अमूमी तौर पे जिस तरह से जो है जो दूसरे टैलेंट सर्च होते हैं पूरे इंडिया में गवर्नमेंट के जरिए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, उसी तरह से ये जो है AMP के जरिए किया जाने वाला टेस्ट है, और ये पिछले 2 सालों से हम कर रहे हैं, तीसरा साल है। बेसिकली ये 3 कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज होगा। स्कूल्स, जूनियर कॉलेज मतलब स्टैंडर्ड 11th and 12th, और सीनियर कॉलेज यानी जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो। स्कूल, सीनियर कॉलेज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन 13 नवंबर को है। जूनियर कॉलेज यानी 11th and 12th के लिए एग्जामिनेशन 20 नवंबर को है। और स्कूल्स यानी कि स्टैंडर्ड 8th, 9th और 10th, उसके लिए जो एग्जाम होगा वो 27 नवंबर को होगा। बेसिकली आइडिया ये है कि मुस्लिम तलबा में खास तौर पर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जगाया जाए, उसको एनकरेज किया जाए, बच्चों को इस बात के लिए एनकरेज किया जाए कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शिरकत करनी है, क्योंकि हर चीज जो है इसी पैटर्न पे मूव हो रही है एजुकेशन की डोमेन में। दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि कम्युनिटी के हाईली टैलेंटेड और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो दिया जाए। ये तो एक एग्जाम और एक मुकाबला जो होता है वो एक, आप समझिए ना कि कैश प्राइजेस होंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, लेकिन मकसद ये है कि इन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना इंशाल्लाह, इस मकसद के तहत ये ऑर्गेनाइज किया गया। उसको पूरा कैसे करेंगे उसमें 2 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। तो रजिस्ट्रेशन है, जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ये एक स्पेशली डिजाइन मोबाइल ऐप पर कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हर कोई AMP वर्ल्ड को डाउनलोड करे। ना सिर्फ वो लोग जो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं कि आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप पे ना सिर्फ एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, बल्कि इस ऐप के जरिए जो भी हमारे साथ है कि मुल्क भर के सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इससे कनेक्ट है, ताकि उनको जो भी अहम इंफॉर्मेशन है, चाहे वो स्कॉलरशिप गाइडेंस की हो, चाहे वो करियर गाइडेंस की हो, एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन हो, जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, ये सारी चीजें डायरेक्टली उन लोगों तक पहुंचाई जा सके, उसका ये मकसद है। तो ये एक बड़ा स्टेप है, बड़ा तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह। बेनिफिट्स में अगर आप बात करें तो हम लोग इसमें कैश प्राइजेस दे रहे हैं, हम लोग इसके अंदर जो डिजर्विंग
स्टूडेंट्स होंगे, मुस्तहिकीन होंगे, ऐसे टॉप 200 बच्चों को एटलीस्ट 10,000 रुपीज की स्कॉलरशिप हमारे इसी indiazakat.com क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए देंगे। और जो सबसे खास इस बार हम लोगों ने काम किया है वो ये है कि इसमें से टॉप 2000 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। जो बच्चे अपीयर करेंगे उसको फर्स्ट राउंड है, आप समझ लीजिए ये इट्स अ गेटवे पास। टॉप 2000 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उनका जो है एक फिजिकल टेस्ट भी लेंगे इंशाल्लाह, और ऑफलाइन टेस्ट भी लेंगे बाय AMP और बाय आवर ट्रेनिंग पार्टनर्स। और उसके बाद इनको जो है नीट और JEE की कोचिंग के लिए, प्लस कुछ सीटें हमारे पास क्लैट के लिए भी हैं, कुछ सीटें हमारे पास CA के लिए भी है इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी। उसमें इनका एडमिशन मुल्क के जो नामवर और मशहूर तरीन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है कम्युनिटी के, उनमें कराएंगे इंशाल्लाह। मैं उन सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खासतौर पे आपने शायद मैसेज देखा होगा, तो पूरे मुल्क भर के हमने मेहनत की माशाल्लाह रियाज भाई साल भर, और ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि सारे बड़े इदारे जो है वो इकट्ठा एक साथ आए कि काम को एक साथ करने के लिए। उसमें शाहीन ग्रुप है ना, उसमें MS अकेडमी आप देखते हैं हैदराबाद से, अजमल्स हैं असम से, अल अमीन मिशन वेस्ट बंगाल से, लखनऊ से ग्रेविटी कोचिंग क्लासेस हैं, और उसके बाद जो है दिल्ली से हिंद गुरु एकेडमी है, बिहार से एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स है ना, और बहुत सारे इदारे हमारे साथ अलीगढ़ से हैं, कोटा से हैं, हैदराबाद से हैं, तो बेंगलोर से फैल्कन ग्रुप है माशाल्लाह। ये सारे लोग आए और इन सारे लोगों ने ये कहा है कि हम आपके इतने टैलेंटेड बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और उसमें से बहुत सारों को 100% स्कॉलरशिप, बहुत सारों को 75% स्कॉलरशिप और बहुत सारों को 50% स्कॉलरशिप होगी। बेसिकली हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनकर सामने आ रहे हैं व्हिच इज बिकमिंग काइंड ऑफ ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट फॉर द कम्युनिटी, कि अगर आप टैलेंटेड हैं, है ना, और अगर आपके पास कोई मींस की कमी है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, वी विल सॉर्ट इट आउट। आप अपना टैलेंट प्रूव करिए थ्रू दिस एग्जामिनेशन एंड लीव एवरीथिंग इंशाल्लाह। ये सारे लोग मिलके, ना सिर्फ ये लोग बल्कि दूसरे बहुत सारे इदारे वो अप्रोच कर रहे हैं हम लोगों की, वी विल आल्सो सपोर्ट इंशाल्लाह। तो जब मैं वही बोलता हूँ, जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं टुगेदर, सो इस तरह से इस पूरे सिस्टम को हमने प्लान किया है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं माशाल्लाह, ये अभी तक तो ऐसे लग रहा मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात है। अब कौम के पास ये बहाना नहीं रहेगा कि भाई गरीबों को पढ़ने का मौका नहीं है, ये टैलेंटेड लड़के जो बर्बाद हो जा रहे हैं, ये कौम के लिए हुज्जत तमाम होने का बात है। कौम जो है अब ये नहीं कह सकेगी कि भाई हमारे बच्चे टैलेंटेड हैं लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिल रहा, काश ऐसा होता तो ये होता वो होता, ये सारी बातें वो शिकायतें अब खत्म। आप लोगों ने जो प्रोग्राम रखा है सबके लिए ओपन है, सबके लिए ओपन है। कोई भी जा करके इसमें जो है आपने बताया कि ऐप में डाउनलोड करे और अपना जो है नाम इंदराज कराए और कंपटीशन के लिए तैयार हो। और इस कदर इनायतें, इस कदर सहूलतें, मतलब तो ख्वाब में भी किसी ने सोचा नहीं होगा, जो अल्लाह के फजल से आप लोगों के जरिए अल्लाह ताला करवा रहा है। मेरे ख्याल में वो जो मैं बराबर कहता हूँ कि गरीबी जो है, इस तरह की सहूलत, इस सहूलत से जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग हैं जो अपने आप को गरीब मिल सकते हैं, उनको भी, उनके बच्चों को भी नसीब नहीं है। अब आप समझे कि जो जिन इंस्टीट्यूट का नाम लिया, आप कितनी महंगा इंस्टीट्यूट है, उसमें जो है मिडिल क्लास के लोग जो है, जो अपने आप को गरीब मिल सकते, पढ़ा भी नहीं सकते, और ये गरीब बच्चों को वो मौका मिल रहा है। तो ये अल्लाह का फजल है, आपके जरिया अल्लाह ताला ने, ये आप नहीं कर सकते। इसीलिए हम बराबर कहते हैं कि गरीबी लानत नहीं, गरीबी मेरे हबीब की सुन्नत है। और जो है गरीबी में हुनर और इल्म पनपता है। वो हदीस कुदसी है कि मैंने 5 चीजों को 5 जगह रखा है, लोग इसके अलावा तलाश करते हैं कहाँ से पाएंगे, जिसमें एक है मैंने इल्म हुनर को फाका कशी में रखा है, लोग शहरी में तलाश करते हैं कहाँ से पाएंगे। तो आज ये प्रूव हो रहा है, आप लोगों के जरिया अल्लाह ताला कौमों पर अजाब इसलिए नहीं, जब तक पूरी हुज्जत न तमाम आ जाए अजाब नहीं डालता। जैसा कि आपने बहुत किसी मकाम पर आपने कहा है, मैं उस तरह से मुआवजा नहीं कर रहा हूं कि पिछले 14 सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने इस 14 साल की मेहनत को वो स्ट्रगलिंग ऑफ इस्लाम इन मक्का के हवाले से आप रेफर करते हैं, क्यों पहले जो है 14 साल या 13 साल जो है मक्की जिंदगी है, फिर उसके बाद जो है आप जैसा कि अपनी कामयाबी बताते हैं, तो ये मेरे ख्याल में मदीने की जिंदगी का हवाला आप देना चाह रहे हैं, जहां आप फरमान होंगे और अहकाम नादे जाएंगे और जरूरतें बताई जाएंगी। तो शायद आपका जो है इसी तरह से चल रहा है। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा और आपको एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में आपसे बातचीत करूंगा।
आपने एक और भी बहुत ही अनोखा। जी 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 रियाज भाई, सिर्फ 1 मिनट मुझे दें। जो आप बात कर रहे थे ना, तो कि मुद्दई चुस्त गवाह, मुद्दई सुस्त गवाह, तो मैं उस पर थोड़ी सी बात 2 लाइन करना चाहता हूँ। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रेस्पॉन्स ऑलरेडी आ रहा है रजिस्ट्रेशन काम में। We have received registration from 500 plus districts of India so far, है ना। अभी ऑलरेडी बहुत दिन बाकी है रजिस्ट्रेशन को, नंबर 1। नंबर 2, माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि हर कैटेगरी में हर कॉर्नर से आ रहा है। अब इसमें बड़ा रोल मुझे आप जैसे और हम जैसे लोगों को करना है, और खास तौर पर टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को और स्कूल्स के जिम्मेदारों को करना है। हमारे बच्चों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है साहब, खास तौर पर जो रूरल इंडिया है, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स एंड टाउन्स हैं। बड़े डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में हमारे यहाँ भी रजिस्ट्रेशन बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां जरा सा मुश्किल पेश आती है। हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स पे जिम्मेदार अपॉइंट करने शुरू किए एमपी के जरिए, लेकिन आप जैसे लोगों के जरिए हम जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचना चाहते हैं, हर तालुका प्लेस तक पहुंचना चाहते हैं, और हर इंस्टीट्यूशन तक पहुंचना चाहते हैं। करना क्या है, उनको ये इन्फॉर्मेशन भेजनी है। विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया इट हैज बिकम वेरी इजी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप टीचर्स से बात कर सके किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वन गुड टीचर कैन कनेक्ट यू विद एंटायर डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह। दिस इज माय बिलीफ। तो आप जो है ना, जो भी लोग सुनेंगे इस प्रोग्राम को, उसके जरिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए इंशाल्लाह। उसके बाद का रास्ता वो ऑटोमेटिक इंशाल्लाह खुद बन जाएगा। जी 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 जी। अब यहाँ पर मतलब कि बात आगे थी, एक पॉइंट ऐड कर ले, आप इसको सोचिएगा कि अभी पिछले 5 सालों में मतलब हमारी उम्र के लाखों के तादाद में लोग रिटायर किए हैं और बैठे हुए घर में वो ताश खेल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या फिर वज़ाइफ पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब कर रहे हैं। मेरी राय होगी कि अगर जो है इलाके के लोग जो है ऐसे रिटायर्ड लोग जो हैं उनको उनकी खिदमत अगर ली जाए इन सब कामों में, तो मेरे ख्याल में वो, क्योंकि उन सब के ही औलादों को नौकरी की जरूरत है, उन सब के औलाद को एजुकेशन की जरूरत है, उन सब के ही औलाद जो गरीबी में पड़े उनको मदद की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में आप जो ये रिटायर्ड लोगों को 60 प्लस वाले लोगों को जमा करके अगर उनको मोटिवेट करें तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा काम बन जाएगा, आसान होगा। जी बोलिए। हम रेडी हैं, है ना। मोस्ट बाहें फैलाए खड़े हैं एमपी में, ऐसे तमाम लोग आ जाए। आपको जान के हैरत होगी, जो पूरा एनटीएस का हमारा प्रोग्राम है, उसके जो इंचार्ज हैं वो प्रोफेसर सैयद खलील अहमद साहब हैं, जो मलेशिया से रिटायर होकर आए, बट ही इज वेरी यंग माशाल्लाह, रिटायरमेंट की उम्र नहीं है, एंड ही इज लीडिंग दिस एंटायर इनिशिएटिव। तो वी आर रेडी कि और भी लोग आए और हम लोग इंशाल्लाह सबको साथ लेंगे। बहुत काम है, बहुत सारा काम है करने के लिए। हाँ, नहीं, ये मैंने आपको एक मार्केट बताया जहां आपका माल अवेलेबल होगा। ये मैंने बताया आपके रिसोर्सेस को, रिसोर्सफुल पर्सन है जिनको थोड़ा सा मोटिवेट करें, क्योंकि आप उनके पोते को ही मदद करने वाले हैं, आप उनके भतीजे को, आप उनके औलाद को ही मदद करने वाले हैं। अब मैं चलता हूँ, आपका जो ट्रिपल में जो तीसरा है वो है एम्प्लॉयबिलिटी का। आप ये आज के दौर में किसी को नौकरी दिलाना मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा काम है कि इसका कोई बदल नहीं है। आदमी किसी को रोजी से लगा देता है तो जिंदगी भर का वो एहसानमंद हो जाता है। आप जो है जॉब ड्राइव के जरिए, जॉब फेयर के जरिए ये मुमकिन कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आपने एक ऐसा कनेक्शन जो है कॉर्पोरेट सेक्टर से किया हुआ है और जिसके जरिए आपको हजारों की तादाद में एम्प्लॉयबिलिटी ऑप्शन देती है। और फिर बच्चों को आप कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसको ट्रेन करते हैं, इंटरव्यू दिलाना सिखाते हैं। मतलब ये ऐसा ही है ना कि जैसा मैं कहता हूँ कि वो शेर कहते कि राह बतला दिया, घर तक पहुंचा दिया, और क्या चाहिए रहबरी के लिए। तो आपने पूरा सामान किया हुआ है। तो इस हवाले से जो है आपने अब तक कितना काम किया, कितने लोगों की नौकरी लगी, कैसे करते हैं, जरा इसको तफसील बताइए। बहुत ही अहम नुकता है, मेरे ख्याल में इसको सब लोगों को गौर से सुनना चाहिए। जी 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 जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप शेयर वगैरह। So, बेसिकली जो है एम्प्लॉयबिलिटी या एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस जो है वो एएमपी का सबसे प्राइमरी प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। जब से हमने शुरुआत में कुछ काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस जो है वो एएमपी की अपनी एक पहचान जो है ना इसी वजह से बनी है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क भर में। तो बेसिकली हम इसमें 2-3 चीजें करते हैं भाई। उसमें सबसे बड़ा काम तो ये है कि हम लोग पूरे मुल्क में जॉब फेयर और जॉब ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉर्पोरेट को इनवाइट करते हैं माशाल्लाह। और बड़े शहरों में तो तकरीबन 100 कॉर्पोरेट्स आते हैं, छोटे शहरों में कभी कभी थोड़ा सा कम होता है। और कम से कम 2000, 4000, 5000 स्टूडेंट्स जो हैं वो हर जॉब फेयर में आते हैं। हम उन बच्चों को और उन कॉर्पोरेट को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं माशाल्लाह, जिसकी वजह से
काफी लोगों को जॉब लगती है। जॉब ड्राइव यानी उसका छोटा वर्जन होता है, छोटे शहर है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बड़े जॉब फेयर्स नहीं किए जा सकते, तो वहां हम लोग 3-4 कंपनीज बुलाते हैं और वहां बच्चों को कनेक्ट करते हैं। अभी अगर आप पिछले 8 दिनों की बात करें तो आपके स्टेट वेस्ट बंगाल में कम से कम 5-6 जगह पर हमने जो है जॉब ड्राइव की है इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते भर में। आप अगले हफ्ते 10 दिन भर के बाद देखेंगे जयपुर में हम लोगों का एक बड़ा जॉब फेयर होने जा रहा है माशाल्लाह। और ये काम ना सिर्फ शहर बॉम्बे बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पूरी टीम्स वगैरह सब ट्रेन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जान के हैरत होगी कि पिछले इसी साल मई के महीने में एक सिंगल डे पर हम लोगों ने 100+ लोकेशन पर जॉब ड्राइव ऑर्गेनाइज किया था, सिंगल डे। हाँ, तो ये जो हमारे जो एनजीओ पार्टनर्स हैं उनके जरिए जो है हम इसको कर पाए थे माशाल्लाह। तो इट हैज क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके जरिए बहुत सारे यानी कई हजार बच्चों को जो है नौकरी लगी है माशाल्लाह अलग अलग जॉब्स। हमारा फोकस होता है इनिशियल जॉब्स, फ्रेशर्स जॉब्स, है ना, या जो बच्चे थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं उनको, या नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में लगाया जाए, फिर वो आगे का रास्ता खुद ढूंढेंगे। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हम लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, फिजिकल भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। साल भर में कम से कम 100 नॉर्मल 100-200 अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिफरेंट कॉलेजेस में, पूरे इंडिया में ये सीनियर कॉलेजेस माशाल्लाह हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हमारे पास ट्रेनर्स हैं, ऑनलाइन भी बेचारे अपना टाइम देते हैं, जाकर भी ट्रेनिंग करते हैं माशाल्लाह। तो ये पूरे इंडिया में चलता है। तीसरा है फ्री जॉब ओरिएंटेड जो स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, उसमें बच्चों को मोबिलाइज करते हैं। यानी कहीं पर कोई कोर्स है जहाँ फ्री ट्रेनिंग होने वाली है, तो हम उस इलाके में, जिस इलाके का है या अगर जनरल है, तो बच्चों को मोबिलाइज करते हैं माशाल्लाह। इन 3 काम के जरिए जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि हम लोगों ने अब तक तकरीबन 50,000 लोगों को इम्पैक्ट किया होगा पिछले 7-8-9 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला अब, और वो जो मैं जो आपने जिक्र किया कि अब चूंकि वो काम बहुत यानी कि स्टैब्लिश हो चुका है, आसान हो चुका है हम लोगों के लिए, तो अब उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सपोनेंशियल। स्ट्रगल वाला पीरियड नहीं है अब हमारे लिए। अब हमारे लिए ये जो है ना ग्रोथ वाला पीरियड है अल्हम्दुलिल्लाह, इस कैटेगरी में एटलीस्ट। अब जैसे एक ही दिन हम लोग अलग अलग शहरों में जॉब फेयर, जॉब ड्राइव्स कर लेते हैं। आप चेन्नई और हैदराबाद सिंगल डे वी डिड जॉब फेयर्स माशाल्लाह। तो इस तरीके से टीम ग्रो हुई है, सबको आ गया है कैसे करना है, क्या करना है माशाल्लाह। और हम ट्रेन भी करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेके, ताकि वो भी इस तरह से काम करने लग जाए इंशाल्लाह। तो एम्प्लॉयमेंट को मैं, आई एम प्राउड सेइंग दिस रियाज भाई, कि एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस को कम्युनिटी में एजेंडा बनाने का काम जो है एएमपी ने किया माशाल्लाह। जी 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 जी। हाँ, आमतौर पे कम्युनिटी में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है या बहुत कम है। एएमपी ने उस खला को पूर्ण किया है और इसको मजीद आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह। जी जी। आप देखेंगे एक ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो अगर बाजार जाता है, कोई सामान सस्ता खरीदता है तो अपने पड़ोसी को नहीं बताता, अपने भाई को नहीं बताता। तो जहाँ इस तरह के नेचर के लोग हैं, वहां आप जो है पूरी दुनिया का फिक्र लेके आप बैठ गए, सब लोगों को नौकरी दिलाने। ये तो सिर्फ अल्लाह ही की मदद से होता है, और अल्लाह ही ऐसे लोगों को ऐसे दिल में बात डालता है। हम और आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि आप देखो, मैंने देखा था वो मीडिया ब्रिज में हुआ कल गालिबन मंदर साहब क्या खुश हो रहे, उनके जो लोग साथ में खड़े हैं, और तस्वीरें मैंने देखी, लोग जो है कितनी तादाद में जो है लोगों को आपने इंटरव्यू दिलवाया। अल्लाह करे सबकी नौकरी हो जाए। आज के दौर में 10,000 से लेकर 30,000 की नौकरी का इंतजाम करना, ये तो मेरे ख्याल में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, इससे बढ़ करके काम तो किसी और का है, कर कोई और रहा है, ठीक है ना। तो वो ख्वाब है किसी और का, सोचता कोई और है। वही वाली बात है यहाँ पर, ये गवर्नमेंट के हवाले से एक काम थी, लेकिन आपने उसको उसी पैरेलल निजाम में जो गवर्नमेंट का जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, गवर्नमेंट का ये भी प्रोग्राम है कि जो लोग जो है ड्रॉप आउट है उसको कैसे लाया जाए। अब आप सोचो, जो बच्चा 10th क्लास में ड्रॉप आउट हो गया, अगर उसको आप नौकरी दिला देते हैं, अच्छे शहर में इसकी नौकरी हो गई, उम्मीद है कि वो फिर कंटिन्यू, इसका एहसास होगा कि मैं आगे पढ़ूं, आगे वो पढ़ सकता है। तो आप सिर्फ उसको नौकरी नहीं दिला रहे, आपको उसके हाथ में एक ऐसा हथियार दे रहे हैं कि वो फिर आगे भी पढ़ सकता है, क्योंकि उसको एहसास होगा अब कि भाई हम आगे नहीं पढ़ पाए, अब और ये नौकरी हमारे लिए एक स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए, आगे भी हमको ट्रेन पकड़नी है, ऐसा जो है वो जरूर कर पाएगा। ये तीन काम जो आपने लिया है, ये वक्त की अहम जरूरत थी। अब मैं इसको क्या कहूँ, मेरे लिए तो आपकी तारीफ के लिए कोई अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला आपको साबित कदमी के साथ ये काम करते रहे, और जो है एक दो बात जो आपको हर जगह, मैं अगर ना पूछूं तो फिर लोग पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। मैं लोगों के वजाहत के लिए वो सवाल कर देता हूँ ताकि लोग पूछे ही ना,
तो जैसे कि इतना बड़ा इदारा चलाना, तो उसमें एक जो है रिकरिंग टाइप का एक्सपेंडिचर लगता है। तो जो है उसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको अल्लाह ताला इतने सारे लोग मिले हैं, आप अपना ऑफिस भी है माशाअल्लाह, तो जरूर जो है आप बोले ना सही, वो ताक कर झांक के देखने वाले लोग तो मतलब वो देखते ही है, सोचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो ईमान बोलते साच को आज क्या जो है बिल्कुल वजाहत ट्रांसपेरेंसी आपका नारा है। तो आप जरा आवाम को ये बताएं कि आप जो है वो उस खर्च को आप कैसे मेंटेन करते हैं, क्या मतलब जो पैसा जो आप वर्क करते हैं उससे लेते हैं, बस थोड़ी सी वजाहत, ताकि लोगों के ज़हन में ये निफाक वाली बात ना रहे और जो है लोग खुल करके आपकी हिमायत करें। ठीक है जी सर। यस भाई, सही बात है, बिल्कुल आपकी सारी बातें सही है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि एएमपी जो हम लोग जो भी काम करते हैं, सबसे पहली बात कॉस्ट इफेक्टिव अंदाज में करते हैं जी। नंबर 1 होना चाहिए, वो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है नंबर 1। नंबर 2, हम लोग इवेंट्स और जो है बिरयानी खिलाने में पैसा खर्च नहीं करते माशाल्लाह, तो ये एक बड़ा काम है। तीसरी बात यह है कि जो भी तंजीम को चलाने का जो भी हमारा खर्च है, सेंट्रल ऑफिस चलाने का जो खर्च है, वो हम लोग जो है साल में एक बार विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे मेंबर्स हैं उनके दरमियान में ही फंड रेज करते हैं, और सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि मिनिमम 2000 रुपया दीजिए, आप सिर्फ इतना सा पैसा मांगते हैं, मिनिमम 2000, जिसको उससे ज्यादा देना हो वो दे। तो हमारे खुद मेंबर्स जो हम लोग काम कर रहे हैं वही सारे लोग जो है ना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जो दिन और रात लगे हुए हैं माशाल्लाह, वही जो है ना जनवरी का पहला महीने में एक बार फंड रेज करते हैं और उसे साल भर चलाते हैं माशाल्लाह। उसके अलावा स्टेट्स में, चैप्टर्स में जो खर्च होता है वो हमारे वॉलंटियर्स खुद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप सर चल रहा है, हर जगह लोग उससे स्प्रिंट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब अपने खर्च पे कर रहे हैं। आप ही बताइए, इस जमात को मैं अल्लाह के दोस्तों की जमात ना कहूँ तो क्या कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। इस तरीके से चल रहा है काम। देखिए जैसा कि आपको पता है कि हमारे दरमियान में एक मजहबी जमात भी ऐसी है जो हर कुछ अपने से करके कर रही है। देखिए कितने कम वक्त में कहां से कहां पहुंच गई, कहां से कहां पहुंच गई। एक एग्जैक्टली आपका भी निजाम यही है कि भाई आप खुद ही आओ, खुद ही खर्च करो, खुद ही पकाओ, खुद ही सामान लाओ और खुद ही खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। मतलब इस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह का निजाम आपका माशाल्लाह, ये आपने वजाहत करी थी। अब जो है एक सवाल मेरे जहन में है कि आफ्टर आमिर इदरीसी हु विल लीड दिस। आपने कोई अपना कोई जो है खड़ा किया हुआ पैरेलल जो है वो लोग इसको, मतलब मेरा इशारा आप समझ गए मतलब। यस भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, अगेन थैंक्स टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी फौज है। शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि कौन करेगा, लेकिन अगर आज की बात करें ना, आज की बात करें तो हमारे टॉप 50 लोगों की जो लीडरशिप टीम है ना, नेशनली अलग अलग प्रोजेक्ट्स के हेड है, अलग अलग जिम्मेदारान है, उसमें से कोई भी हैंडल करेगा इंशाल्लाह। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह वो सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर लीडरशिप जो है ना, ये स्लोली एक प्रोसेस के जरिए जो हमारा काम करने का स्टाइल है उसके जरिए ऑलरेडी जो है ना वो डेवलप हुई है। और कभी भी हो सकता है कि कोई जो है ना दूसरा इंसान जो है इस काम को देखने लगा, हम कुछ और करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कि लीडरशिप डेवलपमेंट की जो बात है, पूरी कौम इस बात के लिए आप पिछले 25 सालों से मकाले लिख रही है और जो है तकरीरें कर रही है, हमारे यहाँ लीडर की कमी है, ये है वो है, मेहनत कोई नहीं कर रहा है। तो अब आप जो फील्ड में जो काम करते हैं, हमारा मॉडल ये है रियाज भाई, हमारा पूरा मॉडल ये है कि आप आइए, काम करते रहिए, आप साल भर में नेशनल लेवल पर काम करेंगे। बिल्कुल, काम जो है वो आपका वो काउंट होगा। आप बैठे रहिए हमारे साथ, आप हमारे फाउंडर मेंबर हैं और आप कुछ भी कर रहे हैं अभी तो आप रहिए, आपकी इज्जत एहतराम में कोई कमी नहीं है, लेकिन आज लीडरशिप जो काम कर रहा है वो करेगा। हर चीज के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है ना, एक्सपीरियंस के बगैर तो कुछ नहीं होता। आप लीडर बनने के एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, लोगों में जाएंगे नहीं, मार नहीं खाएंगे, पत्थर नहीं खाएंगे, गालियां नहीं सुनेंगे, तो आप कहां से आपकी शख्सियत में निखार आएगा। मुझे एक वाकया याद आता है, मैं आपको वो यहाँ मेरे ख्याल में हस्बे हाल होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ में वसल्लम गए और लोगों ने, ताइफ वाले ने पत्थर मारा, ये वाकया जो है हम कितनी बार सुनते हैं और सुनते हैं, किसी का कुछ असर ही नहीं होता। ये जैसे मिसाल के तौर पर कौम सुनते सुनते सुन्नी हो गई है, वही वाली बात है। लेकिन एक साफ वाकया सुनाते हैं कि मैं गया किसी घर पे, एक लोग आए हुए थे इज्तिमा के लिए, तो मैंने दरवाजा खटखटाया, एक साहब निकला, उसने जन्नाटेदार थप्पड़ मुझे मार दिया निकलते ही। बोले उस दिन मुझे पता चला कि वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ होगी, उस दिन मुझे पता चला।
तो जब तक आप जो है, जब तक आप मैदान में जाते नहीं है, करते नहीं है, लीडर कहाँ से बनेंगे? लीडर घर में बैठ कर पैदा नहीं किए, तकरीरों से लीडर पैदा नहीं किए जाते, उसको आपको जो प्रैक्टिकल फील्ड में करना आना पड़ता है। आप देखिए, आपने जब शुरू किया, एक और बात में यहाँ खास करके पूरी सुनने वालों के लिए बताते हैं, आपकी जिंदगी में किसी काम के करने का ना करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का वक्फा होता है। आप जो है कोई रिस्क वाला काम करने चाह रहे, ये काम जैसे आपने अपने नौकरी छोड़ करके इसमें आपने कदम जमाया, वो जो है आपने हिस्सा लिया कि नो और यस, नो और यस, ये सिर्फ 5 सेकंड का होता है वक्फा। उसी में आप तय करते हैं कि हमको करना है 5 4 3 2 1। दिमाग आपको कभी भी रिस्क लेने के लिए इजाजत नहीं देता। कभी दिमाग का ये काम ही है कि वो आपको जो है हर खतरे से, कोई भी दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है कि आप छत से कूद जाए, कोई भी दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता नौकरी छोड़ करके आप काम आ जाए। लेकिन अब जब आपके मिशन और एम्बिशंस और फिर अल्लाह की मदद, तो वो 5 सेकंड को आपने कंट्रोल कर लिया जो ना कर रही है, तो आप सीधा आगे बढ़ जाएंगे। वो जो 5 सेकंड का वक्त जिसमें आपको नो आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उसको आपने कंट्रोल कर लिया, जो है आप पॉजिटिव में चले जाएंगे। वो 5 सेकंड हर आदमी को कंट्रोल करने की जरूरत है। सुसाइड के बारे में भी यही कहा जाता है कि जो सुसाइड के लिए इरादा होता है, जिस वक्त उसका इरादा था उस वक्त उसका बातों में बहला दो, बाद में बोलेगा अरे मुझे तो सुसाइड करना ही नहीं था। तो वो एक वक्फा होता है रिस्क लेने का, करने का, जो हमारे कौम के अंदर बहुत कमी पाई जाती है। आपने अपनी जिंदगी का एक मिसाल कायम किया, नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ के किया, ये एक रिस्क वाला काम है जो आसान नहीं था, जो आपने करके दिखाया। जो करके दिखाता है उसके वो बात आसानी से समझ में आती है। अब का खाली जुबानी बात वो जमाना चला गया। अब आज का दौर भी वो नहीं है, 21st सेंचुरी स्किल का जमाना है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने बीएड किया है, कि आपने एमएससी किया है, आप किसमें ग्रेजुएशन किए। आपसे पूछा जाएगा ये हमारा प्रॉब्लम है, आप इसको कैसे हल करोगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप क्या कर रहे हैं? आप कौम को प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आप ये नहीं बोले आप ये नहीं बोले ऐसे करो ऐसे करो, आप करके दिखा रहे हैं। और यही चीज 21st सेंचुरी का डिमांड है। तो क्या आप ऐसे लोगों को अभी से ही 21st सेंचुरी स्किल सिखा रहे हैं जो अनोइंग अनोइंगली कर रहे हैं लोग, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। ये 21st सेंचुरी की तालीम आप दे रहे हैं, एक नॉन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे जो है समाज में तब्दीली ला सकती है। और ये साइलेंटली हो रहा है, कोई बड़ा धमाका नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हर मकनातीस का हर टुकड़ा मकनातीस होता है। अगर एक जिंदगी में आपने तरक्की डाल दी, कौमी खिदमत डाल दी, तो पूरी कौम के लिए इजाफा हो गया, क्योंकि वो कौम का ही हिस्सा है। अब एक आसनसोल का एक बच्चा अगर कामयाब होगा तो वो आसनसोल में वो होगा, बर्दवान में होगा, वेस्ट बंगाल में होगा, फिर पूरे हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनेगा। तो हर बच्चा है, जिस तरह मकनातीस का टुकड़ा एक मकनातीस होता है, हर बच्चे में हिंदुस्तान बसता है। आप एक बच्चे को अगर मदद कर रहे हैं तो आप पूरे हिंदुस्तान को मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक नंबर बढ़ा दिया जो था उससे बढ़ाया। तो अल्लाह ताला की मदद से आप लोग जो काम कर रहे हैं, ये इसकी तारीफ तो मेरी जुबान में इतनी काफी नहीं है कि मैं आपकी तारीफ कर सकूं। इसका अजर तो आपको अल्लाह देगा। बहुत आपने शुक्रिया, आपने बेबाकी सब सारी बात की। अब मैं अपने सामीन से दरखास्त करूंगा कि आप जो है बिला झिझक सवाल करें। ये सवाल जरूरी है, सवाल जब तक आप नहीं करेंगे इनके अंदर वो सवाल पैदा नहीं होगा और फिर ये भी सुकून से बैठ जाएंगे। क्या चाहते हैं कि ऐसे लोग बैठ जाएं? आप सवाल करें, उनको तंग करें। अस्सलाम वालेकुम। तब जाकर के मैं वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से कहता हूँ। जी हमारा एक क्वेश्चन है। Put your camera on. Could you please put your camera on? 1 minute. Yes. Very good. मैं वेस्ट बंगाल बीरभूम से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है, वो है जो हमारा कम्युनिटी के जो टैक्स पेयर है, वो लोग टैक्स भी भरते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं और जाकात भी देते हैं। हाँ। तो जो ज्यादा रकम जाकात कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से पे करेगा, इससे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आएगा या कि नहीं? इसलिए ये हमारा क्वेश्चन है। मेरे भाई समझ गए सवाल? उनका सवाल ये था कि एक आदमी ज़कात जो है, ज़कात का पैसा अगर किसी इदारे को देगा और वो टैक्स पेयर भी है, तो अब वो आप अपना जो टैक्स जो अकाउंट में दिखाएगा तो कोई मसला तो नहीं आएगा? ये पूछना चाह रहे हैं। कोई मसला नहीं। आप और हम सब लोगों ने जो है
वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करना चाहिए, है ना। आप उसका बल्कि बेनिफिट लीजिए, टैक्स बेनिफिट लीजिए, सरकार जो है टैक्स बेनिफिट देती है चैरिटेबल वर्क्स को। आप सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीजों में। ना सिर्फ एएमपी की बात कर रहा हूँ, बल्कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जिनको आप ऑन रिकॉर्ड डोनेशंस देते हैं, इट इज वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। आप अपने टैक्स क्लेम्स में डालिए उसको बल्कि। ফজলে মনীষা বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, তো উনি বলছেন যে এই যে কাজগুলো যদি আপনি নর্মাল হিসাবে যে অনলাইন যদি পাঠান, ওইগুলো রেকর্ড হয়ে যাবে, সেখানে কোনো অসুবিধা হওয়ার কোনো কারণ নাই। তো আপনার প্রশ্ন ক্লিয়ার হলো তো? Okay, very good. Is there anyone else who want to ask question? This was a very nice question, because some people may think that if I give the zakat, you know, the condition in India is something different. So people are afraid maybe it could be this question anyways. So anybody else who want to ask the question, could you come forward, please? Yes, Muhammad Tawhidur Rahman, you want to ask question? Okay. Put your mic on. Unmute yourself. Unmute. Yes. Okay. I am Tawhidur Rahman Yes. from Kolkata. Yes. I am a student of medical students in DN the Homeopathic Medical College and Very good. Hospitals. My questions. There have some students Yeah. who are failed more times in NEET exam. Okay. But please say any song how to overcome, and they participate the NEET exam next time. Okay. आप समझ गए सवाल? So what is their result? Basic result. Failed मतलब क्या है? Fail तो कोई नहीं होता। Tell the result. What is the result? Where he is stuck to? Just how much he is scoring in the previous exam. Just tell him. और वही जो আগে পরীক্ষা দিয়েছে সেই পরীক্ষাতে কত কি মার্কস পেয়েছে, কোথায় আটকে যাচ্ছে, এগুলো পরিষ্কার করে বলেন তো উনি জবাব দেন। कम आया কত? हाँ, मैं रियाज भाई मैं आंसर करता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए क्या है, हर बच्चा नीट करे, जेईई का एग्जाम दे, ये जरूरी नहीं है। सबकी अपनी मेंटल कैपेसिटीज होती है, कैपेबिलिटीज होती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे एग्जाम গুলোতে ওর প্রচুর এফোর্ট দিচ্ছে। কোশ্চেন, হ্যালো, হ্যাঁ বল। একটা বাচ্চা 3 টাইমস 4 টাইমস এক্সাম করছে, পার্টিসিপেট করছে, বাট দে বারবার ফেলড হচ্ছে। কিন্তু তারপরে তার কি সমাধান? সে পাচ্ছে না বারবার, নেক্সট তার কি ভাবনা, সে কি ভাবতে পারে, সেই সবটা আমি জানতে চাইছি। वो बोले कि वो बच्चा जो बार बार फेल कर रहा, उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसको दूसरा कुछ सोचना चाहिए, है ना। মানে আমি স্যার নেক্সট সলিউশনটা চাইছি, নেক্সট সলিউশন। আগা তৈদর ভাই আমি বলছি আপনাকে বোঝাচ্ছি। দেখেন আপনি শুরু করলেন কলকাতা থেকে দুইটা রাস্তা আছে, একটা তো মেল লাইন, একটা কর্ড লাইন। আপনি যদি রং ট্রেনে উঠে যান অবশ্যই কোনোদিনই আপনি নিজের স্টেশনে পৌঁছতে পারবেন না। আপনাকে এটা দেখতে হবে कि আমি যে रूट নিচ্ছি, हम जो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, क्या is it going to the destination where I want to? You have to judge yourself. Everybody must understand his own ability. He must know about himself. अगर वो जानता है कि हमारी सलाहियत क्या है, if you are failing time and again, it means this could be an indicator to let you think to choose and think about someone else. It cannot happen at one time. Sitting in one train, one can go to the Kolkata, another can go Bombay. It cannot happen. So in one train, if you go to that, it will lead to only one direction. So let him discuss with his teachers and talk about them and talk about the senior people, and then he should take decision to switch or not switch. I think I made your answer clear, right? Okay. So তাদের কথা, আমার অনেক বন্ধু এরকম হয়েছে, তাদের কোশ্চেন হচ্ছে যে আমি জীবনে শেষ হয়ে গেলাম, আমার আর কোনো রাস্তা নেই। না আমি তাদেরকে অনেক বুঝিয়েছি। আমি চাই যে গভর্নমেন্ট এই পরীক্ষাগুলোকে 3 বার 4 বার বন্ধ করে দিক। এটাতে অনেকের লাইফ বরবাদ হচ্ছে। 2 time enough, 3 time 4 time, what is this? Why this is not good? He must not keep on doing making the attempt which is not destined for him. Okay. So anybody else want to ask question? Come here, please. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you.
Riyaz Khan. Anybody else? Hello. Anybody else want to ask question? Come forward, please. My sound is clear, sir? Yeah. Okay. Could you please put your camera on? Yes, my camera is on. Okay. Yeah. Say. Okay. Ask. Okay. So first of all, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh सबको. वालेकुम अस्सलाम. जी, माशाल्लाह मैं इस सेशन में सेकंड टाइम मैं आ पाया हूँ और थैंक्स डॉक्टर रियाज अहमद साहब. अल्लाह आपके ऊपर बरकत दे आप लोगों की. और मुझे ये इस AMP का जो फॉर्मेट है, जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत पसंद आया. जब मैं ऑफिस में था मैं तब से ज्वाइन किया हूँ और टिल नाउ मैं अभी तक रास्ता से मैं सुनते आ रहा हूँ. जो आपका कॉन्सेप्ट है अमीर साहब, आप अल्लाह आप लोगों की उम्र बरकत अता फरमाए कि जो ज़कात का जो आप लोगों ने निकाला है वो जबरदस्त एक फॉर्मेट में जा रहा है और मुझे बहुत इंस्पायर किया है. जज़ाकल्लाह खैर. आमीन आमीन आमीन. अल्लाह पाक. We need a strong team in entire West Bengal. तो हमारे साथी हैं यहाँ पर मंजर हुसैन साहब, उन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया है. आप लोग उनसे राब्ता करिए. एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल की इंशाल्लाह. वहाँ बहुत काम की जरूरत है और हम सब मिल के काम करेंगे इंशाल्लाह. हमारे आसपास में निशात सुल्ताना है, बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. इन्होंने चैट में छोड़ा हुआ है अपना, ये सब यहाँ दिया हुआ, देख सके कर सकते हैं. देखिए अब आपको मैं एक फाइनल बात कह रहा हूँ. किसी इंसान की पर्सनालिटी के 3 डायमेंशन है. एक तो वो है जो फिजिकली अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया, कैसा वो दिखता है, उसकी बनावट, उसकी साख, ये वो है. दूसरा पर्सनालिटी का दूसरा डायमेंशन है कि लोग उसको कैसा समझते हैं जी, ये दूसरा डायमेंशन. और तीसरा डायमेंशन ये है कि वो अपने आप को क्या समझता है. जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो पर्सनालिटी बनती है, जिसको कहते हैं बांग्ला में कहते हैं आमी, तो वो उर्दू में कहते हैं मैं, और अंग्रेजी में कहता हूं आई. हर इंसान अगर इस तरह से अपने आप को सोचे कि जो अपने लिए पसंद कर रहा है वो दूसरे के लिए पसंद कर रहा है कि नहीं. आप जैसे आपने अभी शाहजादा साहब आपने कहा बहुत अच्छा है, तो आप इस बात को दूसरों तक फैलाएं. आपको समझा, आपको लगा कि ये बहुत अच्छा है, तो आप ये अपनी अच्छी बातें दूसरों के साथ, आपकी इस्लामी जिम्मेदारी है कि जो अपने लिए पसंद करें वो दूसरों के लिए भी पसंद करें. तो ये जितने भी सुनने वाले लोग हैं उससे जो है मैं इनके आमिर साहब की तरफ से तमाम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बातें जो है उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज जो है नहीं सुन पाए. और ये जो मैं वीडियो बना करके उसको शेयर करूंगा अपने फेसबुक पर, आप भेजूंगा, इसको भी आप तमाम लोगों में शेयर करें. अब मुझे मजबूरन हो के मैंने आज तक अपने बारे में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया. इतने 25-30 प्रोग्राम मैंने किए हैं, मैंने अपना नाम भी नहीं बताया आप लोगों को, लेकिन मैं आज कहना मैं मजबूर हूँ कि जब ये प्रोग्राम थे ज्यादातर लोग तक पहुंचे तो ज्यादातर लोग मुफीद हो गए. तो मेरा जो चैनल है उसको जो है जब मैं अपने अपलोड करूंगा तो आप उसको कम से कम सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके. इसी तरह से मैं आपके सामने ऐसे जो लोग को मैं लाऊंगा इंशाल्लाह आपको उनकी जिंदगी, उनके जो कामों से आपको फायदा पहुंचेगा. अब मैं कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ मैं इस प्रोग्राम को खत्म करता हूं कि बहुत कम लोग हैं जो अपने से हट करके दूसरों के बारे में सोचते हैं. मैंने आपको कह दिया कि कोई भी आदमी माहौल माशरे में आइसोलेटेड होकर नहीं रहता. वो अगर जहां कहीं पे उसका मकान है तो उसके बगल में किसी का और का मकान है. कोई पूछेगा तो बोलेगा फला साहब के बगल में, दाएं तरफ बोले तो फला साहब के बगल में, मस्जिद के बगल में, रोड के पीछे फला साहब का रास्ता जाता है. आप यू कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड अलोन. जब आप अकेले आइडेंटिफाई नहीं हो सकते तो आपके कारनामे, आपका काम में ये सारे लोग शामिल क्यों नहीं होनी चाहिए. हर कोई आप ये सवाल करें आप लोग को, आपकी अपनी पहचान जो है आपके अपने काम से नहीं है, दूसरे लोगों से मुंसलिक है. एक जो बाग में जो है मुख्तलिफ फूलों का हिस्सा होता है. एक फूल से पूरा गार्डन जो है गार्डन का नाम ही एक मजमूआ जो फूल है वह सब सारों का कंट्रीब्यूशन होता है. आप अकेले जो है कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रीब्यूशन हर का होता है. इसी कंट्रीब्यूशन के तहत ही इनका पूरा चल रहा है. बॉम्बे में रह करके बंगाल में पहुंचना, आसाम में पहुंचना, ये कोई मतलब आसान बात तो है नहीं है. तो लोग इसको समझ रहे हैं, इनकी बातों को, इनका काम को महसूस कर रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू हु ज्वाइन
joined us in this program. और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे आमिर साहब का, जिन्होंने वक्त निकाला। कल बेचारे बीमार थे संडे के दिन, इसलिए संडे को प्रोग्राम नहीं हो सका, लेकिन आज जो है इन्होंने टाइम दिया। मैंने भी अपना खिलाफ रूटीन ये प्रोग्राम किया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये प्रोग्राम जो है सारे लोग तक पहुंचे और इस प्रोग्राम को, इस तंजीम को, इस इदारे को ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ मिले। और इंशाअल्लाह आप याद रखें, आप अगर नहीं कुछ करके जा रहे हैं तो आप अपनी औलाद के लिए बुरा कर रहे हैं। you don't think that your children will not be affected. अगर घर आपका मकान अच्छा है तभी आपकी औलाद जो है आराम से रह सकेगी। आपका घर, आपका मकान, आपका इलाका तरक्की याफ्ता है तो आपकी औलाद भी तरक्की करेगी, आपके जनरेशन भी तरक्की करेगी। लोग ये समझते हैं कि भाई हम तो ठीक है, बाकी क्या। अरे भाई, जब मोहल्ले में आग लगेगी तो आपका घर भी जलेगा। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके जनरेशन जो है कामयाब हो, तो आप ऐसे काम करके जाएं जो आने वाली नस्ल को आसानी हो, आने वाली नस्ल को जूझना ना पड़े। आज ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो लोग इनके काम को सराह रहे हैं, इसलिए कि हमारे पिछलों ने नहीं किया। अगर पिछलों ने किया होता तो हम उसको आगे ले जा रहे होते, शुरुआत नहीं कर रहे होते। तो आज शुरू हो गया है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप तमाम लोगों से दरखास्त है। तो इसमें कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि अच्छे काम में हर इंसान को साथ देना होगा, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है। ये ना समझे कि दूसरे के लिए कर रहे हैं। आज आप निकल जाएंगे, कल आपकी औलाद को जरूरत पड़ेगी। तो अब यहीं पर मैं प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, अल्लाह आपको सेहत और आफियत के साथ रखे, आमीन। सो जो लोग जो है जाना चाहते हैं, they can go. Those who want to talk to me can talk to me. Okay, otherwise I declare the program to be over.